नमस्कार दोस्तों। भारतीय शेयर बाजार के केवल इक्विटी सेगमेंट में ही 70% से ज़्यादा रिटेल निवेशक पैसा गंवा देते हैं। अगर डेरिवेटिव सेगमेंट को भी शामिल कर लिया जाए तो यह आंकड़ा 90% से भी अधिक हो जाता है। यानी हर 10 में से 9 लोग नुकसान में हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी संख्या में रिटेल निवेशक पैसा क्यों गंवा देते हैं, या फिर आपकी खुद की निवेश रणनीति उम्मीद के मुताबिक नतीजे क्यों नहीं दे रही, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं उन कड़वी सच्चाइयों को जिनकी वजह से ज़्यादातर रिटेल निवेशक भारतीय शेयर बाजार में पैसा गंवा बैठते हैं, और किन आम गलतियों से आपको हर हाल में बचना चाहिए। यकीन मानिए, असली वजह आपने जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके करीब है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। शेयर बाजार में नुकसान होने के 4 प्रमुख कारण होते हैं। पहला, बिहेवियरल बायस यानी व्यवहारिक पूर्वाग्रह। व्यवहारिक पूर्वाग्रह वह मानसिक जाल या सोचने की गलतियां होती हैं जिनके कारण निवेशक तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने की बजाय भावनात्मक और गलत फैसले ले लेते हैं। इन पूर्वाग्रहों के चलते लोग अक्सर चर्चा में आए हुए स्टॉक्स खरीद लेते हैं, घाटे वाले निवेश को ज़्यादा समय तक पकड़े रहते हैं और बार बार ट्रेडिंग करते हैं, जिससे उनके रिटर्न्स पर बुरा असर असर पड़ता है। नंबर दो, लैक ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च यानी ज्ञान और शोध की कमी। कई निवेशक, खासकर कि रिटेल निवेशक, वित्तीय बाजार, निवेश रणनीतियों और जोखिम प्रबंधन की मूलभूत जानकारी भी नहीं रखते। इसके कारण वे बिना किसी रिसर्च के सिर्फ टिप्स, अफवाहों या पिछले प्रदर्शन के आधार पर निर्णय ले लेते हैं, जिससे उनके वित्तीय भविष्य पर खतरा मंडराने लगता है। नंबर तीन, पुअर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज एंड प्रैक्टिसेस यानी कमजोर निवेश रणनीतियां और तरीके। बहुत से निवेशक स्पष्ट योजना के बिना निवेश करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न एसेट क्लासेस और सेक्टर्स में ठीक से नहीं फैलाते, मार्केट टाइमिंग यानी बाजार के उच्च और निम्न स्तरों का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, या लालच और डर जैसी भावनाओं से संचालित होकर निर्णय लेते हैं। ये अवैज्ञानिक तरीके लंबे समय में भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और नंबर चार, एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी बाहरी कारक। शेयर बाजार पर कई बड़े आर्थिक और सरकारी कारकों का प्रभाव पड़ता है। इनमें महंगाई, ब्याज दरें, जीडीपी वृद्धि जैसी मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति, सरकारी नीतियां और टैक्स नियमों में बदलाव, साथ ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि एफआई और डीआईए का प्रभाव शामिल है। ये सभी बाजार की धारणा और स्टॉक्स की कीमतों को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। आइए अब इन कारणों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले बिहेवियरल बायस यानी कि व्यवहारिक पूर्वाग्रह। ये 4 प्रकार के होते हैं। इनको समझते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए केस स्टडी को अपन यूज़ करेंगे। केस स्टडी है एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की जो इन पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं, और उससे अपन ये देखेंगे कि कैसे वो उन पूर्वाग्रहों के कारण नुकसान उठाते हैं और आपको उन सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहला इसमें होता है लॉस एवर्जन एंड डिस्पोज़िशन इफेक्ट। तो इसको ऐसे समझिए कि उस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में एक लड़के का नाम है करण। करण जो है वो स्टॉक ए और स्टॉक बी दोनों को 100 रुपए के भाव पर खरीदता है। स्टॉक ए 70 रुपए तक गिर जाता है। करण सोचता यह है कि ये 100 रुपए तक तो वापस आ ही जाएगा, मैं 30 रुपए का नुकसान क्यों मानूं। वह नुकसान वाले स्टॉक को पकड़े रहता है और अपनी पूंजी को एक घटते हुए निवेश में फंसा देता है। इसे लॉस एवर्जन कहते हैं। वहीं स्टॉक बी 100 से 130 रुपए तक बढ़ जाता है। करंट तुरंत उसे बेच देता है ताकि 30 रुपए का मुनाफा बचा सके, लेकिन स्टॉक जो है वो 160 रुपए तक और आगे तक चला जाता है और करंट संभावित मुनाफा गंवा देता है। यह है डिस्पोजिशन इफेक्ट। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? एक डिसिप्लिन निवेश योजना बनाएं जिसमें स्पष्ट एंट्री और एग्जिट नियम हो, जो भावना नहीं बल्कि फंडामेंटल या टेक्निकल विश्लेषण पर आधारित हो। नुकसान को सीमित करने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस का प्रयोग करें, और प्रॉफिट बुकिंग के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या पूर्व निर्धारित रणनीति अपनाएं, जैसे कि किसी स्तर पर कुल शेयरों के आधे शेयर बेचना या पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना। ठीक है? इसका नंबर दूसरा है ओवर कॉन्फिडेंस बायस यानी आत्मविश्वास का भ्रम। रिचा एक आर्टिकल्स पढ़ती है, यूट्यूब वीडियो देखती है कुछ, और बिजनेस चैनल वगैरह देखती है और सोचती है कि वह अब बाजार को शॉर्ट टर्म में समझ सकती है। वह डे ट्रेडिंग शुरू कर देती है। एक ही हफ्ते में वह स्टॉक सी को 5 बार खरीदती बेचती है।
हर ट्रेड पर 50 रुपए का खर्च आता है, कुल 250 रुपए का खर्च हो गया। 60% ट्रेड्स में वह सही होती है, लेकिन छोटे मुनाफे ट्रांजैक्शन लागत में ही खत्म हो जाते हैं, तो नेट रिजल्ट जो है 190 रुपए का नुकसान। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अपनी सीमाओं को पहचानिए, आपके पास समय लिमिटेड है, आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हैं, लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफाइड निवेश को प्राथमिकता दीजिए। 5 साल की अवधि से ज़्यादा में विविध पोर्टफोलियो रखने से ही ऐतिहासिक रूप से धन सृजन होता है। पक्की टिप्स जैसी चीज़ों में सारा पैसा ना लगाएं, बल्कि अलग अलग सेक्टर और एसेट क्लासेस में निवेश करें। नंबर 3, हर्ड मेंटेलिटी एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी भीड़ की मानसिकता और फोमो। एक महीने में टेक कंपनी एक्स का शेयर जो है वो 50% चढ़ जाता है। दीपा सोशल मीडिया और दोस्तों को देखकर डर जाती है कि कहीं वह कुछ बड़ा मिस ना कर दे। वह 200 रुपये की पीक वैल्यू पर कीमत, जो शेयर की सबसे ज़्यादा कीमत होती है 200 रुपये उस समय की, उस पर वो शेयर को खरीद लेती है। थोड़े समय बाद ही हाइप खत्म हो जाता है और शेयर 150 पर गिर जाता है। इसे फोमो कहते हैं। बाकी लोगों को बेचते देखकर दीपा घबरा जाती है और 130 रुपये पर वो शेयर बेच देती है। इसे हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं, यानी भीड़ की मानसिकता। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? कॉन्टेरियन सोचें, यानी जब सब लोग किसी एक चीज़ की तरफ भाग रहे हों तो सावधान हो जाएं। वैल्यू इन्वेस्टिंग को अपनाएं। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी अंतर्निहित वैल्यू को पर ध्यान दें, ना कि हाल की कीमत पर। और तीसरा तीसरा कॉस्ट एवरेजिंग करें। हर महीने तय राशि निवेश करें। इससे आप ऊंचे दाम पर कम और नीचे दाम पर ज़्यादा शेयर खरीदेंगे, जिससे औसत लागत संतुलित रहती है। ठीक है। और चौथा फैक्टर जो है एंकरिंग एंड रिसेंसी बायस। सुरेश ने बैंक वाई का शेयर 500 रुपये पर खरीदा। वह 600 रुपये तक गया और फिर गिरकर 400 रुपये पर आ गया। सुरेश सोचता रहता है ये 500 रुपये तक तो वापस आएगा ही आएगा। वह उस कीमत से चिपका रहता है। यह है एंकरिंग बायस। कुछ समय बाद जब बाजार में तेजी आती है तो वह सोचता है कि बाजार अच्छा चल रहा है, बैंक वाई भी ऊपर जाएगा ही जाएगा, और 400 रुपये पर दोबारा निवेश कर देता है। यह है रिसेंसी बायस, जबकि कंपनी में फंडामेंटल्स अभी भी कमज़ोर हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि अगर तो फंडामेंटल सही होते कंपनी के, तो सुरेश का ये कदम 400 रुपये पे और इन्वेस्ट करना गलत नहीं होता। लेकिन क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स ही कमज़ोर थे, इसलिए सुरेश का 400 रुपये पर और इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल गलत था। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? हमेशा निवेश का निर्णय वर्तमान फंडामेंटल्स और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर ही लेना चाहिए, ना कि पुरानी कीमतों पर। अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से रिव्यू करना चाहिए। देखें कि कौन कौन से स्टॉक्स अभी भी आपके निवेश लक्ष्य के अनुरूप हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू पर ध्यान दीजिए। किसी शेयर का सही मूल्य उसकी कमाई की क्षमता, संपत्ति और प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति से तय होता है, ना कि आपको उस दिन किस समय किस दाम पर खरीदा उस पर। ठीक है। अब आइए अगले कारण की तरफ बढ़ते हैं जिसकी वजह से लोग शेयर बाजार में पैसा गंवाते हैं। तो वो अगला कारण है लैक ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च, यानी ज्ञान और रिसर्च की कमी। शेयर बाजार में पैसा गंवाने का दूसरा बड़ा कारण है ये ज्ञान और रिसर्च की कमी। निवेश से पहले उचित जानकारी और शोध ना करना। आइए इसके 4 प्रमुख पहलुओं को समझते हैं। पहला है इन्वेस्टिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, समझ के बिना निवेश करना। कई रिटेल निवेशक बिना ये समझे कि कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, बस यूं ही शेयर खरीद लेते हैं। इस प्रकार का निवेश अक्सर नुकसान में बदल जाता है। नंबर 2, ब्लाइंडली फॉलोइंग टिप्स, यानी कि बस आंख मूंद कर बिना खुद का दिमाग लगाए टिप्स को फॉलो करना। सोशल मीडिया ग्रुप्स, दोस्तों, रिश्तेदारों या बिना योग्यता वाले एक्सपर्ट्स से मिली अनवेरिफाइड टिप्स पर भरोसा करना बहुत आम बात है। यह टिप्स अक्सर अविश्वसनीय होती हैं और निवेशकों को कमज़ोर या ऑपरेटर मैन्युपुलेटेड स्टॉक्स जैसे कि पैनी स्टॉक्स में उलझा देती हैं। पंप एंड डंप की स्कीम इसी चीज़ को का फ़ायदा उठाती है। नंबर 3, इग्नोरिंग फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स को नज़रअंदाज करना।
कंपनी की वित्तीय स्थिति, पिछले प्रदर्शन और बाजार ट्रेंड्स को नज़रअंदाज करना निवेशकों को उन कंपनियों में पैसे लगाने के लिए मजबूर कर देता है, या तो जो ओवर वैल्यूड होती हैं या पहले से ही गिरावट में होती हैं। ठीक है। और नंबर 4, फाइनेंशियल इलिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता की कमी। अधिकतर निवेशक मूल निवेश सिद्धांतों, जोखिम मूल्यांकन और विभिन्न वित्तीय साधनों को समझने में सक्षम ही नहीं होते। इस सामान्य वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण वे बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके बिजनेस मॉडल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को अच्छी तरीके से समझें। टिप्स के बजाय रिसर्च पर भरोसा करें। वित्तीय शिक्षा में निवेश करें, चाहे वह ऑनलाइन कोर्स हो या फिर किताब हो। ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं, अगले कारण की ओर बढ़ते हैं। वो है पुअर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज एंड प्रैक्टिसेस यानी गलत निवेश रणनीतियां और तरीके। शेयर बाजार में लगातार नुकसान उठाने के 3 प्रमुख कारण होते हैं। अनुशासनहीन और अव्यवस्थित निवेश पद्धतियां। आइए इसे 3 प्रमुख उदाहरणों से समझते हैं। पहला, पुअर रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम जोखिम प्रबंधन की अनदेखी। अमित ने 1 लाख रुपए की पूरी रकम एक ही स्टॉक XYZ लिमिटेड में लगा दी, यह सोचकर कि वह शेयर जरूर बढ़ेगा। XYZ लिमिटेड ने खराब नतीजे घोषित कर दिए और उसका स्टॉक 50% गिर गया। अब अमित की पूरी पूंजी 50,000 रुपये ही रह गई। इसे फिर से 1 लाख रुपए करने के लिए ही 100% रिटर्न की जरूरत होगी, जो काफ़ी काफ़ी कठिन है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपका पहला काम होना चाहिए कि अपनी पूंजी को बचाना प्राथमिकता बनाएं। डाइवर्सिफिकेशन करें यानी कि विविधीकरण। विभिन्न क्षेत्रों, एसेट्स और कंपनीज में पैसा लगाएं। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं ताकि शेयर एक समय सीमा से ज़्यादा गिरे तो ऑटोमेटिक बेच दिया जाए। पिछले एग्जाम्पल में अमित का जो XYZ कंपनी का शेयर था वो 50% गिर गया। अगर उसने स्टॉप लॉस लगाया होता तो ये शेयर 50% गिरने से कहीं पहले ही ऑटोमेटिकली वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता और वो शेयर बिक गया होता और अमित का जो नुकसान है वो काफ़ी कम रह जाता। ठीक है। अगला, शॉर्ट टर्म फोकस यानी कि अल्पकालिक सोच। उदाहरण के लिए किरण दिन प्रतिदिन ट्रेडिंग करती रहती है। 100 ट्रेड में 5,000 रुपये का नेट प्रॉफिट उसने कमाया, लेकिन ब्रोकरेज और टैक्स मिलाकर वो 7,000 रुपये का फीस भर देती है। कुल मिला के उसको नेट जो है 2,000 रुपये का नुकसान ही हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को अपनाइए, दीर्घकालिक निवेश। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए है जो अपना ज़्यादातर समय ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में या शेयर मार्केट में लगा सकते हैं और जो काफ़ी पुरान पहले से इसमें करते आ रहे हैं इन्वेस्ट, उनको अच्छी तरीके से उसकी नॉलेज है। ये समझें कि बाजार दीर्घकालिक में ऊपर जाता है, कंपाउंडिंग का लाभ लें। हमेशा बाय और होल्ड स्ट्रेटेजी अपनाएं, कम लेन देन और स्थिर रिटर्न रहेगा इससे। ठीक है। और नंबर 3 रहेगा इग्नोरिंग फीस एंड टैक्सेस यानी शुल्क और कर की अनदेखी। विकास 5 लाख रुपए का एक म्यूचुअल फंड में लगाता है जिसकी सालाना जो एक्सपेंस रेशो है वो है 2% का। अनिल वही राशि एक इंडेक्स फंड में लगाता है जिसका कि एक्सपेंस रेशो जो 0.2 का है। दोनों को सालाना 10% का नेट रिटर्न मिलता है। 20 साल बाद विकास को मिलेगा 23 लाख रुपए और अनिल को मिलेगा 31 लाख रुपए। 8 लाख रुपए का फर्क सिर्फ 1.8% की एक्सपेंस रेशो के कारण। दोनों के रिटर्न का डिफरेंस का 35% का डिफरेंस है। 23 लाख और 31 लाख, केवल 1.8% के एक्सपेंस रेशो के डिफरेंस है। तो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा कम खर्च वाले निवेश चुनें। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स लेने में कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो इंडेक्स फंड या ETF जिनकी एक्सपेंस रेशो कम है उनको चुनें। अत्यधिक ट्रेडिंग से बचें, इससे ब्रोकरेज और स्लिपेज लागत बढ़ती है। टैक्स की समझ रखें, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग जैसी रणनीतियों का उपयोग करें। ठीक है। अब चौथा और फाइनल कारण देखते हैं जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि बाहरी कारक। नुकसान का चौथा बड़ा कारण
वे कारण होते हैं जो निवेशकों के नियंत्रण से बाहर होते हैं। ये कारक शेयर बाजार पर अप्रत्याशित प्रभाव डाल सकते हैं। इन्वेस्टर को अपने दिमाग से काम लेना चाहिए जिससे कि इन एक्सटर्नल फैक्टर्स का उस पर कम से कम प्रभाव पड़े। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर होता है इंफॉर्मेशन असिमेट्री एंड एल्गोरिथमिक ट्रेनिंग, यानी सूचना विषमता और एल्गोरिथम की ट्रेडिंग। रिटेल निवेशकों को जानकारी धीरे और सीमित रूप में मिलती है, जबकि संस्थागत निवेशक और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म यानी एचएफटीज के पास सुपरफास्ट कंप्यूटर और एल्गोरिदम होते हैं। यह एक धीमे इंसान को तेज रेसिंग कारों के साथ रेस कराने जैसा है। शॉर्ट टर्म में लगातार जीतना लगभग असंभव है। दूसरा फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसीज यानी सरकारी नीतियां। सरकार की नीतियां किसी कंपनी या पूरे सेक्टर के प्रदर्शन पर बड़ा असर डाल सकती हैं, जैसे टैक्स बदलाव, विनियम या सब्सिडी। जिन कंपनियों में आपने निवेश किया है उन पर असर डाल सकने वाली नीतियों की हमेशा जानकारी रखें और समय लेने पर उचित निर्णय लें। नंबर तीसरा है जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स यानी भू राजनीतिक कारक। युद्ध, टैरिफ, अंतर्राष्ट्रीय तनाव जैसे कारकों का असर भारतीय शेयर बाजार के कुछ सेक्टर्स या पूरे मार्केट पर भी पड़ सकता है। ऐसे वैश्विक घटनाक्रमों पर पैनी नज़र रखें और उनके संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करें। चौथा और आखिरी, एफ आई आईज डी आई आईज फंड्स फ्लो, यानी कि एफ आई और डी आई आई का इन्वेस्टमेंट या तो नेट बाइंग या नेट सेलिंग। कभी कभी वैश्विक आर्थिक स्थितियां जैसे कि विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयर बाजार से अस्थायी रूप से बाहर कर सकती हैं। ऐसी स्थितियों में घबराहट में निर्णय ना लें, दीर्घकालिक प्रभाव को समझने की कोशिश करें। ठीक है। तो भारतीय शेयर बाजार में संपत्ति बनाने की बहुत संभावना है, लेकिन भावनात्मक फैसले, जानकारी की कमी और अनुशासनहीन निवेश रणनीतियां अक्सर रिटेल निवेशकों को नुकसान तक पहुंचा देती हैं। निवेश का उद्देश्य हर दिन बाजार को हराना नहीं है, बल्कि उसमें समझदारी से लंबे समय तक भागीदारी निभाना है। आशा है कि इस वीडियो में बताए गए कारणों में से आप कुछ में खुद को जोड़कर पाए होंगे। इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मैं जल्द ही एक और वीडियो के साथ वापस आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय। धन्यवाद।